नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है सृजनात्मक चिंतन, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट देखने को मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि हम सृजनात्मक चिंतन क्या होता है। देखिए, पहले ये हम जानते हैं कि सृजनात्मक को किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए, सृजनात्मक को सर्जनात्मक भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, इसको हम रचनात्मक भी कहा जाता है, इसको रचनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। ठीक, अब हम इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। सृजनात्मक चिंतन में दो शब्द है, पहला है सृजनात्मक और दूसरा क्या है, चिंतन है। ठीक है, तो इसका हम अलग अलग अर्थ समझते हैं, फिर एक करके इसका हम अर्थ समझेंगे। तो देखिए, सृजन करने के से मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा अक्सर कि सृजन करना। तो सृजन करने का मतलब ये होता है किसी चीज़ का रचना करना। ठीक है, तो यही सृजनात्मकता कहलाती है। अब हम समझते हैं कि सृजनात्मकता या रचनात्मकता है क्या। देखिए, सृजनात्मकता का मतलब कुछ नया कार्य करना। देखिएगा, मेन पॉइंट क्या है, नया कार्य करना। ठीक, नए विचार लाना, नए नए विचारों को सोचना, नई वस्तु बनाना। जब नए नए विचार आएंगे तो व्यक्ति क्या है, नए नए आविष्कार भी करेगा और साथ साथ नवीन अनुसंधान करना, यानी कि ऐसे अनुसंधान जो ज्ञात नहीं है या जो हुए नहीं है और वैसे शोध करना या अनुसंधान करना। ठीक है, इसको मौलिक अनुसंधान भी कहा जाता है कि नए नए अनुसंधानों को जब व्यक्ति खोज करता है या जब शोध करता है तो उसे हम मौलिक अनुसंधान करते हैं। आदि सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। क्या क्या करता है सृजनात्मकता के अंतर्गत, क्या क्या आता है, नया कार्य करना, नए विचार लाना, नई वस्तु बनाना, नवीन अनुसंधान करना इत्यादि क्या है, सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, पूर्व की वस्तु। ठीक है, पहले की वस्तु, विचार, ज्ञान, कार्य आदि को पुनः व्यवस्थित कर नया रूप प्रदान करना ही क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। यानी कि पूर्व की वस्तु हो या पूर्व के कोई विचार हो या पूर्व की कोई ज्ञान हो या पूर्व का कोई कार्य हो, सबको पुनः व्यवस्थित करके कोई जब हम नया रूप उसको प्रदान करते हैं या नया चीज़ का आविष्कार करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। अब चिंतन क्या होता है, चिंतन के बारे में जो है मैंने पहले ही वीडियो बना चुका है जिसको आप जो है चैनल विजिट करके देख सकते हैं। चिंतन को अगर आप सामान्य अर्थ में समझो तो चिंतन मतलब होता है किसी विषय पर गहराई से सोचना, ये क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। अगर सृजनात्मकता को एक लाइन में आप समझे तो क्या होता है, मौलिकता, यानी कुछ नया करना और उपयोगिता। मौलिकता प्लस उपयोगिता बराबर क्या हो जाएगा, आपका सृजनात्मकता। ठीक, और चिंतन क्या है, किसी विषय पर गहराई से सोचेंगे हम तो उसको क्या कहेंगे, चिंतन। अब सृजनात्मक चिंतन को गिलफोर्ड ने दो प्रमुख भागों में बांटा है। पहला अभिसारी चिंतन जिसको हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, दूसरा अपसारी चिंतन। अब जान लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, अभिसारी चिंतन मतलब केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। यानी कि देखिए, कई भावनाएं उठेंगे, उसको क्या है, एक ही बिंदु पर आप जब केंद्रित करेंगे अपने विचार को तो उसको लेकर जब आप सोचेंगे तो क्या कहा जाएगा, अभिसारी चिंतन। इसमें अधिक विकल्प और विचारों के फैलाव को स्थान नहीं दिया जाता है। ठीक है, एक ही जो आपका लक्ष्य है, फोकस, जब उस पर आप अपने आप को एकाग्रचित करके काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और इस प्रकार के चिंतन क्या कहलाएगा, सृजनात्मक चिंतन। अपसारी चिंतन किसे कहते हैं, जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। जैसे आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, यानी कि हमने देखा कि अभिसारी में जो है एक ही बिंदु पर चिंतन जब हम करते हैं तो उसको अभिसारी। अपसारी में जो विषय होता है उस पर क्या है, जो विद्यार्थी होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं उनको अवसर दिया जाता है कि उसको कई बिंदुओं से सोचें। ठीक है, इनको फैला उनके जो विचार होते हैं उसको फैलाया जाता है। यानी कई बिंदुओं पर जब सोचते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, अपसारी चिंतन। जैसे
आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, ठीक, इसको क्या कहा जाता है, अपसारी चिंतन। अब अपसारी चिंतन किसे कहते हैं, जैसे कि क्लास में टीचर आपसे पूछ ले कि जो है सभी बच्चों से कहे कि गाय पर निबंध लिखिए, तो प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता जो है अलग अलग होती है, तो वो अपने हिसाब से जो है अपना विचार प्रकट करेगा। तो मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे जो है अपने हिसाब से कुछ लिख कर आएँ, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपसारी चिंतन कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सृजनात्मक चिंतन की विशेषताएं क्या होती है। देखिए, सृजनात्मक चिंतन जो होता है इसका स्वरूप काफ़ी जटिल होता है। ठीक, इसके परिभाषाओं के आधार पर हम इसके विशेषताओं को इस प्रकार देख सकते हैं। सृजनात्मक चिंतन एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति के दिमाग में पहले समस्या आता है, और समस्या जो होता है उसी को दूर करने के लिए समस्या को ही व्यक्ति लक्ष्य बना लेता है, और लक्ष्य उसको बनाकर उसी को पाने के लिए व्यक्ति क्या है, वो चिंतन करता है, तो उसे हम सृजनात्मक चिंतन करते हैं। दूसरा, व्यक्ति द्वारा नई भिन्न भिन्न चीज़ों की रचना की जाती है, यानी कि इसमें क्या है, सृजनात्मक चिंतन द्वारा व्यक्ति नई नई चीज़ों की रचना करता है, निर्माण करता है। ठीक है, जैसे कि जेम्स वाट द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार। जेम्स वाट जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि जब केतली पे भाप पड़ रहा है तो उसका ढक्कन उड़ जा रहा है, तो उन्होंने उस पर पत्थर रख दिया। तो फिर उसके बाद देखा तो उन्होंने सोचा कि जो है जब भाप में इतनी पावर होती है कि केतली को उठा दे रहा है, तो उसी संप्रत्यय को लेकर उन्होंने जो भाप के इंजन का आविष्कार किया। ठीक, तो ये है कि नई नई चीज़ों का व्यक्ति आविष्कार करता है या रचना करता है। दूसरा, व्यक्ति समस्या के भिन्न भिन्न पहलुओं पर भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन करता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति का जो समस्या होता है उसमें क्या है, उसके भिन्न भिन्न पहलुओं पर, उसके प्रत्येक एस्पेक्ट पर, ठीक है, भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन करता है, यानी कि इसका ये भी समाधान हो सकता है, मतलब हर एंगल से व्यक्ति उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। चौथा, इसका विशेषता है चिंतन का एक विशेष तरीका। ये जो सृजनात्मक चिंतन है वो सोचने का एक विशेष तरीका होता है। जो कवि होते हैं, जो रचनाकार होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सृजनात्मकता उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और वो अपने थिंकिंग को एक विशेष पैटर्न में सोचते हैं, इसलिए इसको चिंतन का एक विशेष तरीका कहा जाता है। इसमें स्वली चिंतन नियंत्रित ढंग से सम्मिलित होता है। स्वली चिंतन मतलब क्या होता है कि इसमें जो समस्या होता है या जो टॉपिक होता है जिस पे व्यक्ति सोचता है, उसके कई अर्थ को व्यक्ति क्या है, प्राप्त करता है या खोजने का प्रयास करता है। जब वो अर्थ मिल जाते हैं तो उस सबको संगठित करके व्यक्ति एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। छठवां इसका विशेषता है, इसमें एक सीमा तक अभिसारी चिंतन सम्मिलित होता है। हमने अभी आपको बताया कि अभिसारी चिंतन मतलब क्या होता है, एक ही बिंदु पर व्यक्ति केंद्रित होकर जब अपने ध्यान को एकाग्र करके सोचता है तो उसको क्या है, अभिसारी चिंतन करता है। तो आपके सृजनात्मकता में अभिसारी चिंतन भी सम्मिलित होता है। तो ये बात हुआ विशेषताओं के बारे में। अब हम बात करते हैं कि सृजनात्मकता चिंतन की अवस्थाएं क्या होती है। ठीक है, इसकी जो है बिनाके तथा कोफर ने 5 प्रमुख अवस्थाएं बताई है। पहला है उन्मुखता, ओरिएंटेशन। इसे क्या होता है कि समस्या की तरफ उन्मुख होना, यानी कि जो आपकी समस्या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, सृजनशील है, उसकी जो है समस्या को स्पष्ट करना, यानी कि आप पहले ये तो क्लैरिफाई कर लीजिए कि समस्या है क्या। आपको किस क्षेत्र में सोचना है, किस क्षेत्र में आपको शोध करना है, तो उसको आप क्लैरिफाई करेंगे और साथ साथ उसको आप डिफाइन करेंगे, यानी कि परिभाषित करेंगे। ये पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था में आयोजन। ठीक है, ये सृजनात्मकता चिंतन की दूसरी अवस्था है। इसको आयोजन की अवस्था या तैयारी की भी अवस्था कही जाती। इसमें क्या करता है व्यक्ति कि संबंधित प्रदत्तों के आधार पर या संबंधित समस्या का क्या है, वो विभिन्न प्रकार के आंकड़ों और का प्रमाण एकत्र करता है। मतलब इसमें व्यक्ति क्या है, डाटा कलेक्शन करता है। कैसे डाटा कलेक्शन करता है, जो समस्या होता है उससे जुड़ी हर चीज़ का व्यक्ति क्या है, इसमें जो है वो अध्ययन करता है, उसको डाटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, और उस समस्या से संबंधित जो समस्या जुड़ी हुई है उसके बारे में भी व्यक्ति पढ़ता है। ठीक है, और वो समस्या जिस विषय का है उस विषय के बारे में भी
पढ़ता है। जैसे मनोविज्ञान से जुड़ा कोई समस्या है, ठीक है, तो मनोविज्ञान के बारे में व्यक्ति पढ़ता है और उस समस्या के प्रत्येक शब्द के बारे में पढ़ता है, ठीक है। जैसे आइंस्टीन महोदय हैं, आइंस्टीन महोदय को गणित और भौतिक शास्त्र का ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने क्या है अपने उनका जो सापेक्षता का सिद्धांत है, इन्होंने तभी उसको जो है निर्माण उसका उन्होंने कर पाया, ठीक है। तो मतलब कि जो समस्या है उससे संबंधित इस अवस्था में पूरा डाटा कलेक्शन किया जाता है, ठीक है, प्रमाण तथ्य सब एकत्रित किए जाते हैं। तीसरा है उद्भवन, इनक्यूबेशन। अब दूसरे अवस्था में व्यक्ति ये सब करता है जब वो बार बार कोशिश करता है समस्या का समाधान प्राप्त करने पे, लेकिन वो नहीं प्राप्त कर पाता है, तो वो क्या करता है अपना ध्यान उधर से हटा देता है, वो थोड़ी देर के लिए विश्राम करता है। हालांकि व्यक्ति जो है चेतन रूप से उस समस्या के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन अचेतन रूप से उसके दिमाग में वो समस्याएं चलती रहती हैं। ये उद्भवन की अवस्था में होता है। चौथा क्या है, प्रबोधन। अब जैसा कि आपने तीसरी अवस्था में देखा कि व्यक्ति ने जो है थोड़ी देर के लिए समस्या के समाधान से अपना ध्यान जो है हटा लिया चेतन रूप से, लेकिन अचेतन रूप से उसके दिमाग में वो चलता रहता है। तो व्यक्ति के दिमाग में जो अचेतन रूप से वो चलता रहता है, व्यक्ति उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में सोचता रहता है कि उसका समाधान क्या हो सकता है। तो एकाएक व्यक्ति का जो है उसको जो समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है, ठीक है, समस्या के समाधान का संभावित समाधान उसको प्राप्त होता है। ये सपनों के माध्यम से भी हो सकता है, और ये क्या है व्यक्ति के अचेतन मन में घूमता है तो घूमते घूमते भी जो है कि उसको जो है मिल सकता है। जैसे आपने इनसाइड थियरी देखा होगा कोहलर का, सूझ का सिद्धांत, जिसमें वनमानुष को एकाएक समस्या का समाधान मिल जाता है और वो क्या है वो बाक्स के ऊपर बाक्स रखता है, रख कर केले को प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से क्या है प्रबोधन की अवस्था में समस्या का उसको तुरंत मतलब समस्या का अकस्मात समाधान, उसको एकाएक समाधान प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब चौथा अवस्था में क्या, पांचवें अवस्था में क्या करता है, प्रमाणीकरण एवं संशोधन, वेरिफिकेशन एंड रिवीजन। जो उसे जो है समस्या का समाधान एकाएक प्राप्त हुआ है उसका वो जांच करता है। ठीक है, कई प्रदत्तों के आधार पे, कई प्रमाणों के आधार पे, कई तथ्यों के आधार पे जांच करता है और उसमें जो गलती हो गया होता है उसको क्या है वो संशोधित करता है। इस तरह से व्यक्ति क्या है समस्या का समाधान अपने प्राप्त करता है। तो सृजनात्मक चिंतन की 5 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। पहला उन्मुक्ता होता है, दूसरा आयोजन जिसे तैयारी की अवस्था कहते हैं, तीसरा उद्भवन, इसमें क्या है व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, चौथा प्रबोधन, प्रबोधन में समस्या का अकस्मात समाधान प्राप्त हो जाता है, पांचवा प्रमाणीकरण में जो समस्या का समाधान प्राप्त होता है व्यक्ति उसका जांच करता है और उसमें जो गलती होता है उसका क्या है व्यक्ति संशोधन करता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा कि सृजनात्मकता क्या होती है या सृजनात्मक चिंतन क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अगले क्लास में हम किसी अन्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।